अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइड स्पेशल में भलीकार ऐं सिंध समेत समूरे मुल्क में हर माण्हूअ खे अॼोके ॾींहं जूं लख लख वाधायूं। अॼु 14 ऑगस्ट नाज़रीन, मुल्क जी आज़ादीअ खे 78 साल मुकमल थिया आहिनि ऐं अॼोके ॾींहं ते मुल्क जे हर पासे ते हर कुंड कुड़च में जशन वारो माहौल आहे ऐं न रुगो जशन वारो माहौल असीं ॾिसूं पिया पर हर सतह ते असीं तक़रीबूं ॾिसूं पिया ऐं शानदार नमूने सां अॼोके हिन ॾिहाड़े खे सेलिब्रेट कयो पियो वञे। ऐं जेका हिन भेरे असांखे जेका हिकिड़ी रिवायती रंग त नज़र अचे पियो, रिवायती जोश जज़्बो ख़ुशी बि नज़र अचे पई, पर हुन सां गॾोगॾु इन भेरे असां ॾिसूं पिया त जेके अॼोके ॾिहाड़े जी मुनासिबत सां जेके तक़रीबूं थियनि पियूं उन्हनि तक़रीबुनि में नाज़रीन पाक फ़ौज सां यकजहतीअ जो भरपूर नमूने इज़हार पहिरें खां वधीक थी रहियो आहे। ऐं असां ॾिसूं पिया त हर पासे क़ौम जे मुहाफ़िज़नि खे जेका तारीख़ी कामयाबी असांखे हासिलु थी आहे, भारत जे अगेंस्ट जेका तारीख़ी कामयाबी पाक फ़ौज हासिलु कई ऐं उन तारीख़ी फ़तेह खे अॼु हर माण्हू सेलिब्रेट करे पियो पंहिंजे पंहिंजे अंदाज़ सां क़ौम जे मुहाफ़िज़नि खे भेटा पेश कई पई वञे। गुज़िरियल ॾींहुं क़ौमी असैम्बली मुतफ़िक़ा तौर ते हिकु रिथ मंज़ूर कई ऐं उन गॾियल ठहराव में बि हिन अज़म जो वर्जा कयो वियो त मुल्की सालमियत ऐं मुल्क जी ख़ुदमुख़्तियारीअ ते कंहिं क़िस्म जो को समझोतो न कयो वेंदो आहे। उन जे लाइ हर क़ीमत असीं ॾियण जे लाइ तयारु आहियूं ऐं पाक फ़ौज सां यकजहतीअ जो इज़हार कंदे उन में बि पाक फ़ौज खे भेटा पेश कई वई। उन जी जेका लाज़वाल शानदार क़ुर्बानियूं आहिनि उनखे ख़िराज तहसीन पेश कयो वियो। ऐं सॼे मुल्क में न रुगो हीउ अॼोको ॾींहुं असीं ॾिसूं पिया त गुज़िरियल 2 हफ़्तनि खां ऐं उनखां बि अॻु खां तयारियूं त शुरू थी वियूं, पर गुज़िरियल 2 हफ़्तनि खां हर पासे जशन जो माहौल नज़र अचे पियो। ऐं उन में असां ॾिसूं पिया त ख़ासि करे जेकर असां सिंध जी ॻाल्हि कयूं था त सिंध अंदरि हुकूमती सतह ते बि ऐं उनखां सवाइ बि असांखे हर हंध ते ख़ूबसूरत तमामु घणो माहौल नज़र अचे पियो। ऐं अॼोके ॾींहं जे हवाले सां अव्हांखे हिकु भेरो ॿीहर सभिनी ॾिसंदड़नि खे असीं दिलि जी गहराइनि सां अॼोके ॾींहं जूं वाधायूं बि ॾियूं था ऐं जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे उन्हनि सां गुफ़्तगू बि कंदासीं अॼोके ॾींहं जी मुनासिबत सां। जीअं हाणे असीं मूं ज़िक्र कयो त असीं हिन अज़म जो वर्जा बि कयो आहे त जेको हीउ जोश जज़्बो या गॾु बीहण वारो जेको सभु हिकु पेज ते असीं नज़र अचूं था त हिन ॿधीअ खे बि पिणु अॻिते खणी हलणो आहे। ऐं उन हवाले सां बि ज़रूरु अॼोके प्रोग्राम में गुफ़्तगू कंदासीं। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे उनजो तारुफ़ मां सां कराईंदसि। अॼोके पैनल में मूंसां गॾु 2 सीनियर डिप्लोमेट्स मौजूदु आहिनि, जी आर बलोच साहब, हसन हबीब साहब मूंसां गॾु वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि ऐं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आबिद राव साहब पिणु मूंखे टाइम ॾिनो आहे अॼोके प्रोग्राम जे लाइ। मां सभिनी जी महिरबानी, अव्हां सभिनी खे दिलि जी गहराइनि सां अॼोके ॾींहं जूं लख लख वाधायूं ऐं अव्हां सभिनी जी महिरबानी बि चवंदसि, अव्हां सभिनी खे भलीकार बि चवंदसि। अव्हां अॼोके प्रोग्राम में गुफ़्तगू जे लाइ पंहिंजो पंहिंजो वक़्तु ॾिनो ऐं मां सम्झां थी त तमामु घणियूं सेलिब्रेशन्स बि आहिनि ऐं मसरूफ़ियतूं बि घणियूं आहिनि, पर उन बावजूदि तमामु घणी अव्हां सभिनी जी महिरबानी। जिया साहब, अव्हां खां गुफ़्तगू जो आगाज़ कयां थी आबिद राव साहब हसन हबीब साहब जी इजाज़त सां। पहिरीं त अव्हांखे हिकु भेरो वरी मुबारक बि ॾींदसि अॼोके ॾींहं जी। ऐं अॼु जेको मूंखे चेंज नज़र आयो, अॼु मां ॾिठो त मुंहिंजे ज़िक्र कयो पंहिंजे इंट्रो में बि त रिवायती जोश जज़्बो ख़ुशी पंहिंजी जाइ ते, पर वरी हाणे नज़र आयो त हर हंध ते हर कुंड कुड़च ते न रुगो वॾो पर कहिड़ी बि एज सां कहिड़े बि पार्टीअ सां तालुक़ु हुजे हुन माण्हूअ जो, उहो असांखे अॼु सेलिब्रेट कंदो नज़र अचे पियो। गाॾियुनि ते असीं ॾिसूं था त उहे पाकिस्तान जा जेके झंडा आहिनि उहे नज़र अचनि पिया। उनखां सवाइ तक़रीबूं थियनि पियूं, जशन वारो माहौल हर हंधि नज़र अचे पियो। अव्हां कीअं ॾिठो अॼु सुबुह खां इहे तक़रीबूं हलंदड़ आहिनि, कीअं ॾिसो अव्हां अॼोके ॾींहं खे? सभ खां पहिरियां त मुंहिंजे तरफ़ां तव्हांखे, पंहिंजे पैनल जेके दोस्त पैनल ते पैनलिस्ट आहिनि एमिनेंट, उन्हनि खे तमामु भाउरनि भेनरुनि पाकिस्तानियुनि खे दिलि जी गहराइनि सां ईद जेका आज़ादी जी आहे उनजी मुबारकबाद हुजे। असांखे इन ई मौक़े ते रिफ्लेक्ट करणु घुरिजे त अल्लाह ताला असांखे आज़ादी जे हिकिड़े अज़ीम तोहफ़े खां नवाज़ियो आहे। चजाए की उन खां पोइ सफ़र पंहिंजो ॾाढो ॾुखियो रहियो आहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पंहिंजी इज़त ऐं वक़ार में पूरी कोशिशि कई आहे त उनमें अञा ई वधीक इज़ाफ़ो थिए। जंहिंमें आई थिंक तमामु शोबे आहे ज़िंदगी जा जेके माण्हू आहिनि उनमें मज़दूर आहिनि, हारी आहिनि, किसान आहिनि, उस्ताद आहिनि, प्रोफेशनल्स आहिनि, मीडिया आहे। जी तव्हां सभिनी जो वॾो जेको आहे किरदारु आहे। ऐं ख़ासि तरह मां इशारो कंदुसि नारक हक़ में जो कुझु पाकिस्तान जी माशाअल्लाह इज़त अफ़ज़ाई थी आहे। अल्लाह ताला जंहिं तरह सां अस्करी फ्रंट ते, मीडिया फ्रंट ते, डिप्लोमेटिक फ्रंट ते जेकी कामयाबी अल्लाह ताला अता फरमाई आहे, उनमें तमामु माण्हुनि जूं ख़्वाहिशूं आहिनि। मीडिया जे तव्हां जहिड़नि माण्हुनि जूं आहिनि, तव्हांजा रिप्रेज़ेंटेटिव जेके आहिनि उन्हनि जी आहे। डिप्लोमेटिक लेवल ते जेके असांजा डिप्लोमेट आहिनि, फॉरेन ऑफिस जा ऑफिसर्स,
ॿाहिरि एम्बेसीज़ में आहिनि या इस्लामाबाद में आहिनि, एंड ऑफ कोर्स असांजा के जरी जवान उहे महाज ते आहिनि, उन्हनि जी क़यादत आहे असांजी ॾाढी सियासत सां, अक़लमंदी सां ऐं मनसूबाबंदी सां उन्हनि जंहिं तरह सां उनजा ॾंद खटा कया आहिनि हिकिड़े पकार दुश्मन जा। आई थिंक अल्लाह जे तरफ़ां असां उनजे अॻियां सजदा करणु घुरिजनि ऐं असांखे उमेदु आहे त इनशाला ईंदड़ जेके साल आहिनि असांजा उहे अञा खां बहितर थींदा। ऐं बिल्कुलु जिया साहब, जीअं अवां ज़िक्र बि कयो त ज़ाहिर आहे लाहा चढ़ाव जेको हीउ सफ़र हुजे थो 78 सालनि जो असीं हीउ सफ़र मुकमल कयो आहे ऐं लाहा चढ़ाव ज़रूरु ईंदा रहनि था, पर हिन वक़्त जी जेका ख़ूबसूरती आहे नज़र अचे पई, अवां बि ज़िक्र कयो त हिकु सॼी क़ौम जेका आहे ॼणो त हिकु माला में असांखे पियो लॻे थी ऐं सभु हिकु पेज ते नज़र अचनि पिया, ॿधी नज़र अचे पई। ऐं जॾहिं मुल्क जी सालमियत ख़ुदि मुख़्तियारी जी ॻाल्हि अचे थी त सभु पंहिंजा इख़्तिलाफ़ विसारे सभु असांखे हिकु जाइ ते नज़र अचनि पिया, त हीअ केतिरी ख़ूबसूरत अवां ॾिसो पिया हिन शइ खे, ऐं छा ॾिसंदो, पैगाम छा ॾींदो अॼोके ॾिहाड़े जे हवाले सां? ॾाढो अहम ॻाल्हि जेका तव्हां कई त जंहिं तरह सां पाकिस्तानी क़ौम जेके चइजे थी त इलाही दीवार बणिजी वई ऐं वाक़ई उहो ई रीज़न हुयो त अलाह ताला असांजो वक़ार क़ाइमु कयो। हाणे असांखे इन ते बिल्ड करिणो आहे, इन ई फतह खे जेको आहे सो असांखे हम्बल करे अञा महिनत कनि। जेको हर शख़्स आहे, हर पाकिस्तानी आहे, उन ते फ़र्ज़ु आहे इन ई वक़ार खे हेठि न थियणु ॾे ऐं पंहिंजे पंहिंजे फील्ड में जेतिरो बि थी सघे ईमानदारी सां, सिंसेरिटी सां, मुहबत सां ऐं क़ौमी जज़्बे सां कमु कंदो रहे ऐं हिक ॿिए सां कुल्हे में कुल्हो मिलाए अॻिते वधे त इनशाअल्लाह असांजी क़ौमनि जे जेके कॉमिटी आहे या जो क़ौमनि जो जेको पूरो इज्तिमा आहे दुनिया में, उनमें अञा बि असांजे वक़ार में एज़ अ नेशन इनशाअल्लाह इज़ाफ़ो थींदो। एज़ अ नेशन अञा बि हिन वक़ार में इज़ाफ़ो थींदो। असांखे हिन यूनिटीअ खे, हिन असां शयुनि खे बरक़रार रखण जी ॻाल्हि कई है। जियार साहब, आबिद राव साहब आपकी तरफ आऊँगी और आज के दिन के हवाले से आपको भी बहुत मुबारकबाद। क्या कहेंगे आप आज के दिन के हवाले से? और फिर जो बात जियार साहब ने कही ज़रूर मैं आपसे भी सुनना चाहूँगी कि अब आगे कैसे बढ़ना है यहाँ से, क्योंकि ज़िम्मेदार कौमें हमेशा आगे का भी ज़रूर सोचती हैं कामयाबी को सेलिब्रेट करते वक्त। मैं ये 14 अगस्त बहुत एक सेक्रेट दिन है जो हमारी पूरी कौम एज अ होल बनाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी कोताहियों पे नज़र ना डालें। सन 47 में मुल्क आज़ाद होता है, उसके बाद से आज तक आपके नेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, नेशनल एम्स क्या हैं, वो नहीं लिखे गए। आपकी आज़ादी को हाईजैक कर लेते हैं कुछ ग्रुप्स जो पाकिस्तान में एक डिबेट छेड़ देते हैं कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना था या इस्लाम के लिए बना था। उससे नेशनलिज्म वर्सेस रिलीजन वो डिबेट शुरू हो जाती है। 58 में ये कह के मार्शल लॉ लगाया जाता है कि सियासतदान नाकाम हैं। 56 में हमारे सियासतदानों ने डिस्पाइट ऑल प्रॉब्लम्स आपको मुल्क को एक आइन दे दिया, जिसके तहत 59 फरवरी में इलेक्शन होने हैं। 58 अक्टूबर में 4 महीने पहले उससे मार्शल लॉ लग गया। अच्छा, मार्शल लॉ तो चले एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मार्शल लॉ में अयूब खान के जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ इस कौम के साथ वो एब्डो का था, इलेक्ट्रल बॉडी डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डिनेंस। वो आज तक अनडू नहीं हुआ। वो मतलब इफेक्टिव है, कानून एक बनता है, फिर अगर उसको चेंज कर दें तो तब्दील हो जाता है। अच्छा, उसका नुकसान ये है कि आज आपके यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आपके यहाँ बादशाह है हर पार्टी में और गुलाम है बाकी सारे, जो सारा एफर्ट लगाते हैं अपने बादशाह की गलत स्टेटमेंट, अच्छी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने को। आप पीपल्स पार्टी देख लें, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, जरदारी और अब बिलावल भुट्टो। आप नून लीग देख लें, आप वो वली खान वाली पार्टी देख लें, बादशाह खान से वली खान से असफंदियार, एमल, और यही आपके रिलीजियस पार्टीज में मुफ्ती महमूद के बाद वो हैं। MQM का तो एक ही लीडर है, वही कायदा है, चाहे वो 92 से भागा हुआ है मुल्क से। कहने का मकसद ये है कि ये जो हैं ये हमें नेशनल ऑब्जेक्टिव डिफाइन नहीं करने दे रहे कि हमारा एक्चुअली है क्या, हमने क्या करना है। हम छोटी छोटी डाइवर्जनरी जो हैं फतवा, जैसे ये मई में इंडिया के साथ हुआ, बहुत अच्छी बात है कि हमने इंडिया को शर्मिंदा किया है और हम उसमें सुरखरू आए हैं। 65 वॉर इसी तरह हुई थी। लेकिन सवाल ये है कि एज अ नेशन अगर इंडिया ना हो, इंडिया का थ्रेट ना हो, तो क्या मतलब है? हमें इत्तेहाद बरकरार रखने में बड़ी मुश्किल पेश आएगी। किस वजह से एक पठान, सिंधी, पंजाबी और बलूचिस्तान एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे?
बंगालीज हमसे दूर थे, वो अलहदा हो गए, उन्होंने 71 में कहा कि भाई हम आपके साथ नहीं रह सकते। सो नेशनल यूनिटी के लिए नेशन बिल्डिंग बड़ी जरूरी है, जो हमारी किसी हुकूमत ने नहीं की, सियासी हो चाहे फौजी हो। जियाउल हक ने आके जुल्म ये किया कि आपके जितने भी कल्चरल एक्टिविटीज थी उस पर इस्लामी हदूद लगा के सब कुछ खत्म कर दिया। जिस मुल्क में कल्चरल एक्टिविटीज ना हो, फाइन आर्ट्स ना हो, वो कौमें पत्थर पैदा करती हैं, और आप देख लें हम कितने पत्थर पैदा कर रहे हैं। मैं 14 अगस्त की खुशी को डाइल्यूट नहीं करना चाहता, लेकिन ये हमारे जितने भी एल्डर्स हैं, चाहे वो हुकूमत में हैं, चाहे अपोजिशन में हैं, चाहे वो अपने इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहे हैं, ये देखने की बात है कि हम अपने बच्चों के लिए क्या मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, जिसमें टॉलरेंस नहीं है। आप किसी में भी कुफर का फतवा लगा के उसको आप खुद मार देते हैं, लीव अलोन जुडिशल सिस्टम। आज आपके आदमी पे आप गौर करें, क्या आपके आदमी को आम इंसाफ मिल रहा है? जो सबसे बड़े फ्रूट्स हैं आज़ादी के, उसमें एक इंसाफ है और एक हर आदमी को हक है जिंदा रहने का। आप उस पर ये फतवे लगा के उसको वाजिबुल कत्ल ना करें। तो कहने का मकसद ये है कि ये दिन बहुत अच्छी बात है, 14 अगस्त हम मनाते हैं, लेकिन 14 अगस्त पे कभी गौर किया हमने कि जिसके लिए हमने मुल्क लिया था, आई बिलीव कि हमने ये मुसलमानों के लिए मुल्क लिया था। इस्लाम तो हम इंडिया में भी प्रैक्टिस कर रहे थे, हमारे बुजुर्ग वहां भी नमाजें पढ़ रहे थे, मस्जिदों में जा रहे थे, रोजे रख रहे थे, निकाह हो रहे थे, सारे इस्लामी शायर आप प्रैक्टिस कर रहे थे। ये इसलिए इसको डाइवर्ट कर देना कि ये इस्लाम का किला है, ये अब आजकल देखें सारी दुनिया में हिंदुओं ने हिंदुत्व स्टार्ट की हुई है, वो अखंड भारत की बात कर रहे हैं। हमने एक उम्मत की बात की हुई है कि जी उम्मा एक खलीफा के अंडर हो जाए। आपको ये ज्यूज ने अलहदा वो की हुई है, क्रिश्चियंस ने अपनी क्रूसेड्स जारी की हुई हैं। तो ये सारे रोमांटिक आइडियाज हैं। द पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो ये बताती है कि भाई ये बातें ठीक है, आप सोचें इसका, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। आप ऑटोमन एम्पायर जो लास्ट आपकी मुसलमान एम्पायर थी वो भी जब टूटी तो उस वक्त सारे मुल्क उसके अंडर नहीं थे, सिर्फ ये अरब कंट्रीज का एक वो था। उसके बाद कुवैत अलहदा हो गया, इराक अलहदा बन गया, जॉर्डन अलहदा हो गया, सऊदी अरेबिया का साइज घट गया। तो ये दोबारा नहीं जुड़ सकते, और आप एक ऐसे रोमांटिक आइडिया के पीछे एफर्ट अपने ज़ाया कर रहे हैं। ये नेशन स्टेट्स का जो कॉन्सेप्ट आया था 1915-16 में आया था, उसके ये बड़ी रियल चीज़ है, आपको रियलिटी में करना पड़ेगा, आप इसको झुकला नहीं सकते। तो 14 अगस्त को आपका जो मुल्क आज़ाद हुआ था उसमें देखिए, आप पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होने के नाते पाकिस्तान की मूवमेंट वहां चली जो आज पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान के सारे जो और मामले हैं वो इंपोर्ट हुए, उर्दू ज़बान इंपोर्ट हुई, आपका नेशनल लिबास जिसे आप कहते हैं शेरवानी, वो यहाँ का नहीं था। तो ये उस लिहाज से आपको नेशनल इंटीग्रेशन के लिए वो लीडरशिप चाहिए जो कॉमन ग्राउंड्स एक सिंधी, पंजाबी, बलोची और पठान के लिए पैदा करे। आप की पॉलिसीज जो हैं इन लाइन ऑफ दैट हो, नेशनल इंटीग्रेशन हो, कोहिजन हो, इकट्ठे रहने की वजह। तो हम सिर्फ 14 अगस्त को तकरीरों और कौमी नगमों की हद तक ये ना रखें कि हम इस परचम के साए तले हम एक हैं, क्या हम वाकई एक हैं? आपका एजुकेशन सिस्टम चारों सूबों का फ़र्क है, एक शहर के अंदर 3-4 टाइप के एजुकेशन सिस्टम चल रहे हैं। तो ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आपके नेशनल गोल्स, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स और वो डायरेक्शन तय नहीं होगी। आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो लोगों को रिप्रेजेंट करे वो नहीं जब तक आएगी। तो हम ये बस फिर 14 अगस्त को पटाखे छोड़ें, आप झंडे लहराएं, सड़क पे ट्रैफिक वायलेशन करें, अल्लाह गुल्ला करें और ना अपने तराने गाते रहें। राव साहब, जिसे आपने कहा बिल्कुल दुरुस्त के जो हमारे असल मकासद हैं या जिसके लिए इतनी कुर्बानियाँ दी गई, जिस आज़ादी के लिए, उसके असल मकसद को भी हमें समझना होगा, फिर उसको प्रैक्टिस करना होगा अगर हम चाहते हैं कि हम हकीकी मानों में उन सारी चीज़ों को अपने साथ लेकर चल सकें। हसन हबीब साहब, आपकी तरफ आऊँगी, आप क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? बतौर मार्काए हक आज के दिन को हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, और जो भारत से जिसका जिक्र राव साहब ने भी किया, जिया साहब ने भी किया, कि जो तारीखी फ़तेह हमें मिली, उसके बाद ज़ाहिर है इस अज़म का भी बार बार हम देख रहे हैं कि इस अज़म को भी दोहराया जा रहा है कि हम मुल्क की सालमियत के हवाले से अब जो एक सिलसिला हमें नज़र आया है उसको हमें मजबूत करना है मज़ीद आने वाले दिनों में। आप क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? बहुत शुक्रिया नाजिया। पहले तो आपको, हमारे पैनलिस्ट को और कौम को यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और जो कौमों की ज़िंदगी में मुश्किलात तो आती हैं, आबिद साहब ने बहुत स्मार्टली उसको बयान भी किया है,
लेकिन मैं उससे जरा सा आगे चलना चाहता हूँ। पाक फौज के साथ इस वक्त हमारे लोग बहुत यकजहती का इजहार कर रहे हैं और करना भी चाहिए। ठीक है, ये एक छोटी सी जंग थी, लेकिन हर जंग इंडिया जैसे बड़े मुल्क के साथ अपनी अहमियत रखती है। और इसी के साथ जो है वो हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जो हमारे सिक्योरिटी के मसाइल हैं उसकी एक प्राइमरी वजह ये है कि हम लोगों ने रिसोर्सेज जनरेट नहीं किए हैं। हम कहते तो हैं कि स्विट्जरलैंड में बड़ी सिक्योरिटी है, चाइना में सिक्योरिटी है, फला जगह सिक्योरिटी, लेकिन आपने कभी अंदाजा लगाया है कि इंग्लैंड में वो कितना इन्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटी पे? तो एक तो हमारा ये प्रॉब्लम है कि हमने अपनी इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, जिसका रिजल्ट ये है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने को पैसा कम है। हमारा जो बजट है उसमें से एक बड़ा हिस्सा जाता तो है सिक्योरिटी के नाम पे, लेकिन हमारा बजट बहुत छोटा है, ना हम अपनी इकोनॉमी को तरक्की दे पा रहे हैं। तो ये इसलिए नहीं हो पा रहा कि फॉर सम रीजन हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स पे कोई ज्यादा गौर नहीं करता। मैंने चाइना में रह के देखा है, चाइना ने मेरे सामने तरक्की की है, मैंने और मुल्कों में भी देखा है। तो उनका एक प्लान होता है, एक एजेंडा होता है जिस पे आगे चले। तो अब हमें करना क्या चाहिए कि यौम आज़ादी के दिन हम बैठ के सोचें, जैसे राव साहब ने बड़े क्लियरली कहा कि हमने कहाँ गलतियां की हैं, बजाय इसके कि उन गलतियों में हम फंसे, हमने उससे आगे चलना है। और हम ये सबक लेके आगे चलें कि हम अपने मुल्क को किस तरह से अच्छे तरीके से चला सकते हैं, किस तरह से हम कौमी यकजहती और अपने जितने फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनको साथ लेके चल सकते हैं। जो माजी की गलतियां अब हम उनसे आगे चलना चाहिए, क्योंकि अब 78 ईयर्स हो गए, अच्छा खासा टाइम हो गया है, उन गलतियों से भी हमें आगे चलना चाहिए। और जो आज़ादी की जो बेनिफिट्स हैं या साम्राज्य जिसे उर्दू में कहते हैं, उनको हमें कॉमन आदमी तक पहुंचाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो कॉमन आदमी है उसकी जिंदगी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, ना वो खुराक में, ना एजुकेशन में, ना उसकी जॉब, ना उसकी हाउसिंग, कोई ऐसी चीज नहीं जिसको हम फख्र से बयान कर सकें। और एक बात जो आबिद साहब की जो मुझे बहुत पसंद है, कल्चर। देखिए कौमें जो हैं वो कल्चर से बाउंड होती हैं। बहुत सारी बुराइयां भी हैं, लेकिन अगर आप देखें मेले जो उसमें लाहौर में बसंत होती है, अब उसमें अगर आपने गलतियां पैदा की हैं तो की हैं, लेकिन कल्चरली कितना अच्छा था। इसी तरह से सिंध में लाल शहबाज का उर्स होता है, शाह लतीफ का होता है, और दूसरे होते हैं जिन पे पूरी कौम आती है, जिसमें कोई रंग, नस्ल, जबान और उसकी कैद नहीं है। तो ये चीजें हैं जो यूनिटी पैदा करते हैं। और हमारा अनफॉर्चुनेटली कल्चर पे इतना कम इन्वेस्टमेंट है कि बस ना होने के बराबर। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि, और देखिए अभी वहाँ उन्होंने हैदराबाद में कोई इवेंट करने की कोशिश की थी, इट वाज मिसऑर्गेनाइज, सो या डिसऑर्गेनाइज, जो आप उसके लिए लफ्ज यूज करें। नतीजा क्या हुआ कि पब्लिक वाज नॉट हैप्पी। हमें कोशिश करना चाहिए कि इन सब चीजों को लेके आगे चलें, और इसमें सबसे बड़ा रोल है लीडरशिप का। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप हमारी बहुत कमजोर है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि दूसरे क्वार्टर्स, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो टेक्नोक्रेट्स हो, वो बिला वजह पावर अपनी तरफ शिफ्ट करते हैं, और मुल्क में फिर एक क्योस टाइप का हो जाता है। हमारी पार्टियां इंतहाई कमजोर हैं, नेशनलिस्ट है ही नहीं। पास पार्टियां जो एक सूबे में उनको एक भी सीट नहीं मिलती, या उनको कोई पसंद ही नहीं करता। तो हमें अपने फेडरेटिंग यूनिट्स को लेके साथ चलना चाहिए, डेवलपमेंट एजेंडे पे काम करना चाहिए। जिस तरफ मौजूदा काम हो रहे हैं ना प्रोजेक्ट्स पे, ये बहुत बेकार हैं, और जो जिन सूबों में हो रहे हैं, जिन इलाकों में हो रहे हैं, उनको उसके बेनिफिट ही नहीं मिलते। फर्ज कीजिए एक फैक्ट्री लगती है, सारे एम्प्लॉयज अगर उठा के हम अमेरिका से ले आएंगे या चाइना से ले आएंगे, तो लोकल आदमी को क्या मिलेगा उस चीज से? तो हमें इन सब चीजों को देखते हुए, और ये ठीक है कि हम लोग ने को खास तरक्की नहीं की है, लेकिन जो हमने हासिल किया ये भी कम नहीं है। मैं अक्सर लोगों से इस बात पे बहस करता हूँ कि आप 1947 में जो वेस्ट पाकिस्तान, जो अब हमारे पास है पाकिस्तान, उसका जरा स्टेटस चेक कर लीजिए। अंग्रेज ने हमें पाकिस्तान वाले पार्ट को कभी भी डेवलपमेंट के हिसाब से डिजाइन नहीं किया था। नहरी निजाम 1935 के करीब आया, रोड था ही नहीं। 48 इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे जिनमें माचिस की भी फैक्ट्रियां शामिल आप कर लें। और जैसे ही पार्टीशन हुआ
तो पावर प्लांट्स बंद हो गए। मेरे ख्याल में कोई एक आधी पावर प्लांट चल रहा होगा। शिकारपुर का जो पावर प्लांट था उसमें कोयला नहीं था, और इसी तरह से बाकियों का हाल था। तो अगर हम वहां से देखें तो हमारी अचीवमेंट बुरी नहीं है। फिर आपके बराबर में आपका मुल्क बैठा हुआ है पड़ोसी, जो जिसका मेन एजेंडा ये था कि उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में ऐलान किया कि हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे 6 महीने में। 78 ईयर्स ऑन हम मुकाबला कर रहे हैं। इसके अलावा भी हमने, तो हमारी अचीवमेंट्स कम नहीं है और हमें इस पे प्राउड होना चाहिए। और लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। बिल्कुल हसन नबी साहब, वे फॉरवर्ड भी आपने बताया कि जाहिर है कि हमें अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ है जिस पर हमें प्राउड करना है, हम करते भी हैं, लेकिन बहुत कुछ है जिस पर अभी काम करने की ज़रूरत है। राव साहब, आप क्या ऐड करेंगे इस मार्काए हक को के बाद? हमने देखा कि जो तारीखी कामयाबी मिली पाकिस्तान को, उसके बाद हमने देखा कि कुछ एवेन्यूज़ भी खुले, आलमी बरादरी की जानिब से जो रिस्पांस सामने आया है उसकी मिसाल भी हमें माजी करीब में देखने को नहीं मिलती, या हालिया फिर पाक अमरीका जो ताल्लुकात में जो शिफ्ट आया है। कैसे देखते हैं आप इन सारी चीज़ों को, और अब आगे बढ़ने के हवाले से आप क्या कहेंगे, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? नाजिया देखें, लेट मी टेक यू बैक टू 1965। उस वक्त तक जो है ना, बिटवीन 1947 और 65 इंडिया हमें धमकाता रहा और हम घबराते रहे। हमने अपने तय बड़ी कोशिश की, लेकिन 65 वॉर ने हमें ये हौसला दिया कि हम इंडिया को होल्ड कर सकते हैं। इंडिया हमें निवाला, वो जो कहते हैं ना तर निवाला, वो समझ के नहीं हजम कर सकता। अच्छा, उसके बाद वो टॉम एंड जेरी वाला है, वो कौन सा जहाज लेते हैं, हम कौन सा लेते हैं, वो कौन सी तोपें लेते हैं, हम क्या लेते हैं। उन्होंने नेवी अपनी बहुत बड़ी की, हमने नेवी पे उतनी तवज्जो नहीं दी, हमने छोटी नेवी रखी। हमारा कोई ग्लोबल एम या रीजनल वो नहीं था प्रोग्राम। अच्छा, हैविंग सेड दैट, वो अब वहाँ पे जो गवर्नमेंट आई है, जैसे वो हिंदू तालिबान कहते हैं, हिंदुत्व है, वो मजहब के नाम पे मुसलमानों को तो टॉलरेट कर ही नहीं सकते, तो वो धमकाते रहे। सन 2014 में ये मोदी की गवर्नमेंट आई है। मोदी एक दीवाना आदमी है और इसकी सारी टीम ऐसे पागलों पे है वो मुश्तमिल, जो पाकिस्तान को कुछ ना समझते वो रगड़ना चाहते। अल्लाह ने हमारी बड़ी इज्जत रखी। हमने 2019 में जब ये उन्होंने एक दिन की हिमाकत की थी, तो उनके उस दिन हमने 3 जहाज उनके गिरे हैं। एक का हमने पायलट पकड़ा है, वो रह के हमारी तरफ गिरा, बाकी एक हेलीकॉप्टर उन्होंने खुद गिरा लिया था। तो उनको उससे सबक नहीं मिला, उनके ठंड नहीं पड़ी, जैसे कहते हैं ना, तसल्ली नहीं हुई। अब उन्होंने ये समझ के कि पाकिस्तान अपने गवर्नेंस के इशूज़ के साथ, वीक इकोनॉमी के साथ उलझा हुआ है, तो ये बेहतरीन टाइम है पाकिस्तान को सज़ा देने का। अब इलेक्शन आने वाले हैं, तो उन्होंने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, खुद वो बंदे अपने मारे। उससे पहले भी कर चुके हैं। जब क्लिंटन इंडिया गया था तो उसने 36 सिख मारे थे वहाँ पे, और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया था। तो पाकिस्तान तो वो इंडिया कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता है, एंड एक ज़माने में लोग उनकी बात मानते थे। इस दफ़ा फॉर्चुनेटली उनकी बात नहीं मानी गई। 22 अप्रैल को पहलगाम में अटैक होता है, और 6 मई को वो पाकिस्तान के साथ ये करना चाहते हैं, बिकॉज राफेल आ गए हैं। उनके पास एक पावर पोटेंशियल दे थॉट के बहुत अच्छा आ गया। तो उस दिन जब उनके 1 घंटे की एंगेजमेंट में 6 जहाज गिर गए, और दे एक्सपीरियंस्ड वर्स्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, उनकी जैमिंग हुई है, उनकी स्क्रीन्स ब्लैंक हुई हैं। तो उससे इफेक्ट ये हुआ कि अगले 2 दिन उनकी एयरफोर्स का एक जहाज नहीं उड़ा। अपने जहाज़ों को वो 300 किलोमीटर दूर ले गए हैं। अब ये परसों चौथ जो उसकी ये आई है AP सिंह की स्टेटमेंट, इट इज़ सो रिडिकुलस एंड सिली कि मुझे शर्म आती है कि एक 4-5वें साइज की दुनिया की एयरफोर्स का चीफ बैठ के अब झूठ बोल रहा है 3 महीने बाद कि जी उन्होंने भी पाकिस्तान के जहाज़ गिराए हैं, कोई सबूत नहीं दिया। हालांकि एरियल वॉरफेयर में सबूत तो उसी वक्त अवेलेबल हो जाता है। आप अपने जहाज़ों की VTR की फिल्में दिखाएं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स होते हैं, तो देयर आर 10 वेज टू प्रूव कि वो है। अब उससे जो है ना उनका वो शेक हुआ है। अच्छा, अब फिर वॉर मॉन्गरिंग की बात हो रही है। उसकी वजह ये है कि अभी बिहार में इलेक्शंस होने हैं, और मोदी इस वक्त बहुत ही लो पॉलिटिकल स्टेचर में मौजूद है इंडिया में। तो वो कोई ना कोई सबक ऐसा पाकिस्तान को देना चाहता है जिससे वो अपने आदमियों के पास दोबारा जा सके। उनका चीफ ऑफ डिफेंस सर्विस एडमिट कर चुका है उनके जहाज़ गिरे। उनके एम्बेसी जो जकार्ता में वहाँ पे उन्होंने कहा है कि जी हमारे जहाज़ गिरे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया है। अब वो एकदम जागे हैं कि नहीं, उन्होंने भी पाकिस्तान के जहाज़ गिराए। अच्छा, ये बड़ी ट्रेजिक सिचुएशन है। अब इसका मैं तो हैविंग लिव्ड एयर फोर्स होम, बचपन से मतलब हम तो इंडिया को सुन रहे हैं कि इन्होंने
हमारे साथ पार्टीशन पे हमारे एसेट्स नहीं दिए, हमारे 55 करोड़ रुपए इंडिया आज तक वो करता है। अब वो 55 करोड़ देख लें आज क्या वैल्यू होगी। उनका एम यही था कि पाकिस्तान 6 महीने में, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेटमेंट्स हैं कि पाकिस्तान दोबारा रिक्वेस्ट करेगा इंडिया को कि जी हमें आप ज्वाइन करवा लें। अल्लाह ने हमारी इज्जत रखी, हमने वो नहीं आने दिया। टुडे वी स्टैंड स्ट्रॉन्गर देन इंडिया इन फेस ऑफ इंडिया, और उनके दिमागों में हमारी ताकत का वो एक अंदाज़ा है, कोई हरकत नहीं करेंगे। मैं एक एज एन एयरफोर्स पर्सन मैं एक चीज़ अभी कहना चाहता हूँ जी। अगर इंडिया ने जंग करनी है ना पाकिस्तान के लिए, दिस इज द बेस्ट टाइम, बिकॉज उनकी एयरफोर्स जो है ना इस वक्त हिस्टोरिकली वीकेस्ट पोजीशन पे है। उन्होंने पिछले 6-7 सालों में 450 जहाज रिटायर किए हैं अगेंस्ट 42 स्क्वाड्रन्स दे आर ऑपरेटिंग विद 29। तो एयरफोर्स अगर उनकी कमज़ोर है ना तो उनकी फैंटिक गारंटीड है। मैं आपको आज ये इस आपके प्लेटफॉर्म पे ही कह रहा हूँ। आर्मी उनकी पाकिस्तान को नहीं जीत सकती। उनकी नेवी अगर आएगी तो पाकिस्तान नेवी विल आल्सो गेट अ चांस कि अगर उनका आप एयरक्राफ्ट कैरियर डबो दे, आप उनके जहाज गिरा लें, तो इंडिया विल हैव अ वर्स्ट फेस टू शो टू दी वर्ल्ड। दिल में वो कन्विंस्ड हैं कि पाकिस्तान के साथ एक चीज़ में इंडियन चैनल्स पे भी मैंने हमेशा कही है कि पाकिस्तान इज़ अ वीकर स्टेट, बट पाकिस्तान इज़ नॉट अ वीक स्टेट। आप ये समझे, मतलब हम भी उसका मुंह तोड़ने के लायक हैं। ठीक है, वो फिर म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन जब होती है, वो तो रशिया और अमेरिकन हैव आल्सो लिव्ड इन दैट, वो जो मैड प्रोग्राम था म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, वो हम दोनों एक दूसरे को कई कई दफ़ा तबाह कर सकते हैं। बट व्हाई ब्रिंग दैट? क्या लीडरशिप इतनी कोई सेन इंडिया में नहीं आ सकती जो कहे कि लेट्स लिव इन पीस, लेट्स कंसंट्रेट ऑन पीपल्स वेलफेयर, तालीम करें, सेहत करें, पानी, रोटी, रोजगार सब हम गरीब आदमी को दें जिसकी दोनों मुल्कों को जरूरत, जिसकी दोनों मुल्कों को ज़रूरत है। राव साहब, बहुत अहम बात, और इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हसन हबीब साहब, क्या ऐड करेंगे आप इसमें? बहुत अहम बात कि अगर क्या हम तवक्को रखें कि कोई सेन लीडरशिप वहाँ पर आए नेबरिंग कंट्री में, और उसके बाद जिन हालात का, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अमन की, न सिर्फ अमन की बात की बल्कि उसके साथ साथ अमली तौर पर भी सारी दुनिया के सामने भी ये रखा कि हम चाहते हैं कि ये मामलात अमन के साथ, मुज़ाकरात के साथ निपटाए जाएं। लेकिन हमने देखा कि भारत की जानिब से जो रवैया, जो हठधर्मी दिखाई दी जाती है, उसमें अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, एक तो ये कि जैसे आबिद साहब ने बिल्कुल क्लियर बताया कि फौज में इंडिया अगर कुछ एडवेंचर करना चाहेगा तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा और उसको बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। जहां तक हमारा ताल्लुक है कि इंडिया में क्या पीस लविंग लोग आ सकते हैं, तो बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जो मोदी मैजिक ने जिसे क्या कहें, कम पढ़े लिखे लोगों को एकदम इंडिया में जोश दिला दिया, उनको एक ड्रीम दिखाया है कि अशोका के ज़माने में ले जाके उनको बताया कि ग्रेट इंडिया है, अखंड भारत है। तो ये जो पढ़ा लिखा लॉट है जो कांग्रेस वगैरह में भी काफ़ी हैं, वो धीरे धीरे दे आर कमिंग बैक। और राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी काफ़ी स्पिरिट का मुजाहरा किया। तो उम्मीद ये है कि अगर इलेक्शन में बिहार में ख़ास तौर पे अगर मोदी को वोट कम मिलते हैं तो शायद इंडिया में जो सेनर एलिमेंट्स हैं वो आगे आए। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हम क्योंकि छोटे हैं, हम जो भी कहते हैं इंडिया वो सुनने पे तैयार नहीं होता। तो अनलेस इंडिया के अंदर से पीस की आवाज उठे, उसका पीस की तरफ हम जा नहीं सकते। पीस एसेंशियल है, बिल्कुल। हमारे गरीब लोग हैं, जैसे मैंने कहा, हमारे कॉमन आदमी तक आज़ादी का फल ही नहीं पहुंचा अभी तक। उस बेचारे को अच्छी एजुकेशन, अच्छी लिविंग, अच्छी ग़िज़ा, अच्छी नौकरी, रहने को अच्छी माहौल, कल्चर, कोई चीज़ हम दे नहीं पाए। उसकी वजह ये है कि बिकॉज ऑफ इंडिया हमें अपना सारा पैसा फौज या सिक्योरिटी पे, अब तो सिक्योरिटी पे बहुत उठने लगा है जब से ये टेररिज्म केपीके में और बलूचिस्तान में बढ़ गया है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हालात हमारे अमन की तरफ जाएं, ताकि जो हमारे पास सेविंग्स हों उनसे हम अपने कॉमन आदमी को, देहात वाले ख़ास तौर पे जो लोग हैं, उन तक अच्छी लाइफ। तो हसन साहब, क्या कैसे आगे बढ़ना चाहिए, और जो अपॉर्चुनिटी इस वक्त क्रिएट हुई हैं उनको कैसे अवेल करना चाहिए पाकिस्तान को? देखिए, इस वक्त जो अपॉर्चुनिटी है, जैसे आबिद साहब ने भी टच किया, कि इस वक्त पहली दफा वर्ल्ड जो है वो हमारी बात सुन रही है। नहीं तो इससे पहले जो इंडिया का मैजिक था ना, उनका कल्चर, उनकी बॉलीवुड, उनकी इकोनॉमी, उनकी आईटी सर्विसेज, वो अब धीरे धीरे
वेव ऑफ और हर चीज का एक टाइम होता है। तो इस वक्त हमारे लिए बहुत स्पेस है। और आपने अभी देखा होगा कि इंडिया ने खून और पानी साथ नहीं चलेगा इस तरह की जो तकरीरें की थी और हेल्ड इन अबेंस कर दिया था इंडस वाटर ट्रीटी, तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट ने तो मना कर दिया इंडिया को। तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा स्लैप है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसको कह रही कि जो आप बात कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो हमारे लिए हमारे फेवर में है। लेकिन अब हमें इंडिया जो भी कर रहा है साथ साथ कोशिश करके, जैसे मैंने शुरू में कहा कि अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए, अपने मुल्क पे फोकस करना चाहिए। आप खुद कराची को देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर चुका है, इंटीरियर सिंध का इससे भी बुरा हाल है। तो हमें अपने मुल्क में अगर हम सिर्फ बॉर्डर की हिफाजत पे लगे रहे या सिर्फ मोदी से जंग लड़ने में लगे रहे, तो मेरा ख्याल में हम कहीं इम्प्लोड ना कर जाएं। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को तरानों और मुबारक के अलावा भी उनको बेटर लाइफ की तरफ लेके आएं, उनको अच्छी फैसिलिटीज़ दें, एजुकेशन, हेल्थ और हर चीज़ में, ताकि वो एक फेडरेटिंग यूनिट में, देखिए लोग एक साथ जब ही होंगे जब उनमें उनको एक उम्मीद होगी। और उम्मीद कब होगी? जब आप उनको कुछ देंगे और मिलने की उम्मीद होती है। तो हमें चाहिए कि हिम्मत से, मेहनत से और बर्दाश्त से अपनी कौम को आगे लेके चलें और दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और इसके लिए नेशन बिल्डिंग की आपने बात की, और सारी जो इस वक्त हमारे पास जो हमारी वीकनेसेस हैं या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन दोनों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत और काम करने की ज़रूरत होगी। राव साहब, आप क्या ऐड करेंगे? वे फॉरवर्ड क्या देख रहे हैं आप, क्या होना चाहिए इस सारी सूरत हाल में? नाजिया, पाकिस्तान में जो मेन मसाइल है ना, ओवर पॉपुलेशन की है, उसकी वजह से टाउन प्लानिंग हो ही नहीं सकती। ओवर रिलीजियोसिटी है, आप हर चीज़ में मतलब जो है ना मज़हब को ना घुसेड़ें, जो सोशल साइंसेस की चीज़ें हैं, पॉलिटिकल साइंस की है, उनको उधर रखें। मज़हब की स्पिरिट प्रैक्टिस करने में है कि आप ईमानदारी प्रैक्टिस करें, आप वेलफेयर प्रैक्टिस करें, गरीब आदमी का हाथ पकड़ें और उसको इज्जत नफ्स के साथ आप उसकी हेल्प करें। अब मैं एक आपको मिसाल देता हूँ, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ये अवाम की तौहीन है। ये 2-3 अरब रुपए से स्टार्ट हुआ था 2008-9 में, अब ये 780 या 770 अरब रुपए पे आ गया है। इसमें क्या इंडस्ट्री नहीं लग सकती सिंध में? कॉटेज इंडस्ट्री लगाएं आप, लम्स जैसे इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे बनाएं, आप यहाँ टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स बनाएं, लोगों को हुनर सिखाएं ताकि लोग अपने पाँव पे खड़े हो। आप हर साल हर महीने उनको 16-20 हज़ार रुपए दे के आप क्या मैसेज दे रहे हैं? ये वेलफेयर करने का दुनिया में कहीं तरीका इजाद ये नहीं हुआ, पता नहीं पाकिस्तान में। हमारे सियासतदान ये भी कहते हैं कि दुनिया के जो बड़े बड़े इदारे हैं वो इसको पसंद करते हैं। आई कैन नॉट एक्सेप्ट। अच्छा, फिर आप जस्टिस सिस्टम ठीक करें। लोगों को उम्मीद होनी चाहिए कि अगर वो किसी मसले में आएंगे उनको इंसाफ मिलेगा। उसके 3 बल्कि 3.5 जैसे पहलुओं में एक दफ़ा पहले बात की थी। उसमें पुलिस है, उसमें वकला हैं, उसमें जजेस हैं, और आधा वो एलिमेंट है जो तकलीफ दे है, वो झूठे गवाहों का है जो हमारी हर अदालत में भरे पड़े हैं। आप उसको 1000 रुपए दे के कोई भी स्टेटमेंट दिलवा सकते हैं। इसको कौन ठीक करेगा? ये गवर्नमेंट का काम है। नेशन बिल्डिंग ऐसे ही नहीं होती। आप लोगों को कानून पे अमलदारी उस वक्त करवाएंगे जब उनको मालूम होगा कि अमल ना करने पे उनको क्या सज़ा मिलेगी। आपकी ट्रैफिक तो ठीक हुई नहीं कराची की। अभी लास्ट वीक मैंने एक एक्सीडेंट हुआ, मोटरसाइकिल ने सामने से गलत साइड से आके मुझे टक्कर मारी है। क्या कर लें आप उसको? वो कहते हैं गरीब आदमी हूँ, मैं नमाज पढ़ने जा रहा था, जल्दी थी। तो आप लाजवाब हो जाते हैं, बिकॉज पुलिस वाला भी कुछ नहीं करेगा और आप क्या कर लें। तो कहने का मकसद ये, आप कानून इम्प्लीमेंट कराएं, कानून ना फॉलो करने वाले को आप सज़ा दें। ये अरब कंट्रीज, इन्होंने हमारे बाद ये आज़ादियाँ देखी हैं। आप वहाँ जाए, रात को 2 बजे भी एक अकेली गाड़ी खड़ी होगी रेड लाइट पे, बिकॉज उसको पता है कि वो नहीं खड़ा हुआ ना तो चालान उसके पीछे पीछे आ जाएगा, और वो उसमें कोई माफ़ी नहीं है जी। कोई लैंड क्रूजर या कोई बड़ी गाड़ी वाला जो है ना, वो पुलिस वाले को डराएगा नहीं। पुलिस वाले को भी कॉन्फिडेंस दे कि आप अमल करें। ये वो ना हो जो गुलाम हैदर वाइन के दौर में लाहौर में हुआ था कि एक पुलिस वाले ने एक MPA की गाड़ी के काले शीशे उतरवाए थे, तो सज़ा उसी को मिली थी। और उसका कहना ये था चीफ मिनिस्टर का कि पंजाब का बजट सेशन चल रहा था। नो, अगर आप खुद ये अपने सिस्टम को रिडिक्यूल करेंगे, नेशन बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं होगी, और आप यूं ही अगला 79th 14 अगस्त भी मना रहे होंगे और तराने गाएंगे। पर राव साहब की बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला आज के प्रोग्राम के लिए। एहसन हबीब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कुछ देर लाइ जी आर बलूच साहब सां गॾु हुआ, जेका ॻाल्हि थी हिते त सेलिब्रेशन ज़ाहिर असांखे करणी आहे ऐं करण बि घुरिजे।
हर तारीख़ी फ़तेह हुजे या का बि अचीवमेंट हुजे उनखे सेलिब्रेट करण जी ज़रूरत आहे भरपूर पंहिंजे स्पिरिट सां। पर उन सां गॾोगॾु असांखे सोचण बि घुरिजे त जेका आज़ादीअ जी जेका क़ीमत असां ॾिनी आहे, जेके कुर्बानियूं असां ॾिनियूं तमामु वॾियूं आहिनि, तमामु क़ीमत वॾी आहे। त उनजो जेको नतीजो आहे, छा उनजो जेको असीं चऊं त जेके उनजा असर आहिनि छा उहे हेठि अचनि पिया न पिया अचनि। उन हवाले सां जेका तफ़सीली पैनलिस्ट गुफ़्तगू बि कई त ज़रूरी आहे त जेका ॿधी असां ॾिसूं पिया पर उहा आर्ज़ी ॿधी असांखे नज़र अचे पई, त उहा जेका ॿधीअ खे असांखे जेकॾहिं मुस्तक़िल करिणो आहे, जारी रखिणो आहे, त पोइ उनजे लाइ ज़रूरी आहे नेशन बिल्डिंग। जी नेशन बिल्डिंग कीअं करणी आहे उन हवाले सां मां पैनलिस्ट जी गुफ़्तगू ॿुधी। पंहिंजे जेका गुफ़्तगू नाज़रीन थी आहे पंहिंजे फीडबैक असांखे आगाह कजो ऐं हिकु भेरो ॿीहर असां सभिनी खे मुबारकबाद बि ॾींदासीं ऐं इन सां गॾोगॾु त आज़ादी जो असुलु मतिलबु सम्झंदे उनजे स्पिरिट मुताबिक़ अमल कयो वञे। अवां सां वरी मुलाक़ात थींदी सुभाणे, तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।